एक खतरनाक वायरस का इलाज ढूंढते ढूंढते साइंसदानों ने ऐसी तेजाबिया बारिश बना डाली जिसमें इंसान भीगते ही दर्द से चीखते हुए मरने लगे और उनका जिस्म बारिश में भीगते ही गलने लगा। यूं कुछ ही दिनों में पूरे शहर के शहर तबाह हो गए और इंसानियत पूरी तरह खत्म हो गई। मूवी को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कॉमेंट में बताएं कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। तो कहानी की शुरुआत होती है डेनमार्क की एक यूनिवर्सिटी से, जहाँ सिमोन नाम की लड़की भागते हुए एग्जाम हॉल की तरफ जा रही थी क्योंकि आज उसका आखिरी पेपर था और वो किसी तरह लेट हो गई थी। सिमोन टीचर से बात कर ही रही थी कि तभी सिमोन का पिता फ्रेडरिक भागते हुए वहां पहुंचते हैं और बगैर कुछ बताए सिमोन का हाथ पकड़कर उसे फौरन गाड़ी में बिठा लेते हैं। गाड़ी में पहले से ही सिमोन का छोटा भाई रैस्मस और उनकी माँ बैठी हुई थी। फ्रेडरिक शदीद घबराया हुआ था और बगैर कुछ समझाए गाड़ी को पूरी रफ्तार से दौड़ाने लगा। वो सबको जंगल के अंदर मौजूद एक खुफिया बंकर की तरफ ले जा रहा था जिसे उसकी कंपनी अपोलो ने खास तौर पर तैयार किया था। मौसम तेजी से बिगड़ रहा था, काले बादल आसमान में छा गए और लग रहा था कि किसी भी लम्हे बारिश शुरू हो जाएगी। इसी दौरान फ्रेडरिक की तेज रफ्तारी की वजह से आगे चंद गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे सड़क पूरी तरह बंद हो जाती है। लोग गुस्से में आकर फ्रेडरिक से बहस करने लगते हैं लेकिन उसे किसी की कोई परवाह नहीं होती। वो फौरन अपनी फैमिली को गाड़ी से उतारता है और उन्हें साथ लेकर भागते हुए जंगल के अंदर दाखिल हो जाता है। वहां पहुंचते ही आसमान से बारिश की पहली बूंदें गिरना शुरू हो जाती हैं। फ्रेडरिक जल्दी से अपने फिंगरप्रिंट के जरिए बंकर का लॉक खोलता है और सबको लेकर अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचकर सिमोन और रैस्मस दोनों हैरान होते हैं कि आखिर उनके वालिद उन्हें इस वीरान जगह पर क्यों ले आए हैं। बंकर के अंदर हर जरूरी चीज मौजूद होती है, कई सालों के लिए खाना, पानी और यहाँ तक कि एक अलग एयर प्रोसेसिंग सिस्टम भी। सिमोन अभी अपने वालिद से सवाल करने ही वाली होती है कि इसी वक्त फ्रेडरिक एक प्रोटेक्टिव सूट पहन लेता है और बाहर जाने की तैयारी शुरू कर देता है। वो बस इतना कहता है, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं कोई भी बंकर से बाहर नहीं जाएगा। सिमोन उसे रोकने की कोशिश करती है और पूरी सच्चाई जानना चाहती है। तब फ्रेडरिक बताता है कि बाहर होने वाली बारिश में एक इंतहाई खतरनाक वायरस फैल चुका है। जो भी उसके कांटेक्ट में आता है चंद ही सेकंड्स में दर्द से तड़पकर मर जाता है। फ्रेडरिक ही वो वाहिद शख्स होता है जो इस वायरस का इलाज ढूंढ सकता है, इसीलिए उसे फौरन कंपनी के हेडक्वार्टर जाना जरूरी था। जाते जाते वो सिमोन से बस इतना कहता है कि रैस्मस का खास ख्याल रखना क्योंकि आने वाले वक्त में वही सब कुछ बदलने वाला है। सिमोन को अब भी पूरी बात समझ नहीं आती लेकिन फ्रेडरिक बंकर छोड़कर चला जाता है। कुछ देर बाद सिमोन अपने फोन पर इंटरनेट खोलती है और जैसे ही खबरें देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। हर तरफ मौत, तबाही और खौफ के मनाजिर होते हैं। लोग सड़कों पर गिर रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं और बारिश में तड़प तड़प कर मर रहे होते हैं। खौफ के आलम में सिमोन अपने भाई से बात करने लगती है। तभी उनकी माँ कहती है कि वो लोग फिलहाल सेफ हैं और चाहे कुछ भी हो जाए बंकर से बाहर नहीं जाना है। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक बंकर के दरवाजे पर जोर जोर से नॉकिंग शुरू हो जाती है। रैस्मस को लगता है कि शायद पापा वापस आ गए हैं। माँ उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानता और दरवाजा खोल देता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है बारिश में भीगा हुआ एक आदमी जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी स्किन जल रही होती है और वो तड़पते हुए रैस्मस को बाहर खींचने लगता है। तभी रैस्मस की माँ फौरन उसे अंदर खींच लेती है और खुद उस आदमी को धक्का देकर बारिश में बाहर चली जाती है। बारिश में भीगते ही वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है और दर्द से तड़पने लगती है। इस हालत में भी उसकी सबसे बड़ी फिक्र सिमोन और रैस्मस होते हैं। वो दोनों से कहती है कि एक दूसरे का ख्याल रखना। रोती हुई सिमोन दरवाजा बंद कर देती है और अंदर आकर अपने वालिद फ्रेडरिक को कॉल करने लगती है लेकिन बार बार कोशिश के बावजूद कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती जिससे उसका खौफ और बढ़ जाता है। इसी दौरान उसे फ्रेडरिक की वो बात याद आती है कि रैस्मस के सामने सब कुछ नॉर्मल दिखाना है। इसी बात को पकड़कर सिमोन खुद को संभालती है और बंकर के तमाम सिस्टम्स चेक करना शुरू करती है। तब उसे पता चलता है कि उनके शहर में ऐसे और भी कई बंकर्स मौजूद हैं जो अपोलो कंपनी ने बनाए थे। वो दूसरे बंकर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन कहीं से भी कोई जवाब नहीं मिलता। इसी तलाश के दौरान उसे बंकर में रखा हुआ एक रेडियो मिलता है। रेडियो के जरिए वो एक ऐसे आदमी से कांटेक्ट कर पाती है जो अपने घर के बेसमेंट में छिपा हुआ होता है। वो बताता है कि बाहर के हालात बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और लोगों को नियर बाय हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है ताकि इंसानों की जान बचाई जा सके। सिमोन उस आदमी को फ्रेडरिक का नंबर देकर कॉल करने को कहती है लेकिन कोशिश के बावजूद फ्रेडरिक से कोई राब्ता नहीं हो पाता। अब सिमोन को लगने लगता है कि शायद फ्रेडरिक भी मर चुका है क्योंकि बाहर जिंदा रहना तकरीबन नामुमकिन हो चुका था। इसी लम्हे अचानक पूरे शहर की लाइट चली जाती है, रेडियो कनेक्शन टूट जाता है और अब सिमोन अकेले बंकर में रैस्मस की देखभाल करने लगती है। एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी जब फ्रेडरिक वापस नहीं आता तो सिमोन हिम्मत करके बाहर जाने का फैसला करती है। वो रात के वक्त पीपीई किट पहनकर बंकर के गेट तक पहुंचती है।
लेकिन तभी उसे अपनी माँ की मौत के विजन्स नजर आने लगते हैं। डर के मारे वो फौरन वापस बंकर के अंदर आ जाती है और रैस्मस भी उसे बाहर जाने से रोक लेता है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता 1 महीना गुजर गया। इस दौरान सिमोन को कई बार रैस्मस का ख्याल रखने में मुश्किल हुई, लेकिन उसने पूरी कोशिश की कि वो एक अच्छी बहन बनकर अपने भाई की हिफाजत करे। साथ ही वो बंकर में मौजूद तमाम वसाइल और सिस्टम्स के बारे में भी सीखती रही। इसी दौरान उसे याद आया कि कुछ अरसा पहले रैस्मस को एक अजीब सा वायरस हुआ था, जिसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। उस वक्त फ्रेडरिक ने खुद एक एंटीडोट तैयार किया था और वो रैस्मस को दिया था। बाद में फ्रेडरिक की कंपनी को भी इस वायरस के बारे में पता चल गया और उन्होंने फ्रेडरिक से पूरी रिपोर्ट सबमिट करने को कहा था। ये सब सोचकर सिमोन के दिल में शक पैदा होने लगा कि कहीं ये वायरस खुद फ्रेडरिक ने ही तो नहीं बनाया था। अब तक तकरीबन 6 साल गुजर चुके थे, लेकिन सिमोन को फ्रेडरिक के बारे में कोई भी खबर नहीं मिली थी। रैस्मस अब बड़ा हो चुका था और बाहर जाकर खाने की तलाश करना चाहता था, क्योंकि बंकर में उनका खाना बहुत कम बचा था। सिमोन ने पहले उसे मना किया, लेकिन फिर उसने सोचा कि खुद जाकर खतरे का अंदाजा लगाना जरूरी है। रात के वक्त जब रैस्मस सो गया, सिमोन ने पीपीई किट पहनकर बंकर से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वो बाहर निकली, उसे अपनी माँ के विजन्स नजर आने लगे, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ती रही। बाहर जाकर उसने देखा कि उसकी माँ का जिस्म अब सिर्फ एक ढांचा रह गया था। करीब ही एक हिरन खड़ा था, जिसे देखकर सिमोन आगे बढ़ती गई। सड़क पर कई गाड़ियां खराब हालत में पड़ी थीं और हर तरफ जंगल उगाया था, लेकिन सिमोन ने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया और अपने मकसद की तरफ बढ़ती रही। आखिरकार वो उस हॉस्पिटल तक पहुंच गई जहां लोगों को महफूज रखा गया था। कई बार आवाज देने के बावजूद वहां से कोई जवाब नहीं मिला। जब सिमोन अंदर जाकर देखती है तो सामने का मंजर मुकम्मल तबाही में बदल चुका होता है। चारों तरफ हर चीज बिखरी पड़ी थी और जमीन पर जगह जगह लोगों की लाशें नजर आ रही थी। अचानक ही उसके सामने एक भेड़िया आ जाता है। डर के मारे सिमोन फौरन अपनी जान बचाने के लिए करीब के कमरे में जाकर छुप जाती है। कुछ देर बाद जब बाहर सब कुछ खामोश हो जाता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलती है और सीधा वापस अपने बंकर की तरफ लौट आती है। बंकर पहुंचकर सिमोन फौरन रैस्मस को बताती है कि बाहर की हालत पहले से कहीं ज्यादा खराब हो चुकी है। अब अगर उन्हें जिंदा रहना है तो इस जगह को छोड़कर शहर के अंदर मौजूद किसी दूसरे बंकर में जाना जरूरी होगा। ये सुनकर रैस्मस अगले ही दिन सिमोन के साथ बाहर जाकर दूसरा बंकर ढूंढने का फैसला करता है। दोनों अगले दिन निकलने की तैयारी करके सो जाते हैं, लेकिन रात के वक्त अचानक कुछ गड़बड़ होने लगती है। बंकर का ऑक्सीजन लेवल तेजी से कम होने लगता है और दोनों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता। कुछ ही देर में कम ऑक्सीजन की वजह से सिमोन बेहोश हो जाती है। खुशकिस्मती से रैस्मस को वक्त पर अलार्म्स की आवाज सुनाई दे जाती है। वो फौरन सिमोन को होश में लाने की कोशिश करता है और उसे साथ लेकर जल्दी से बंकर से बाहर निकल आता है। अब वो दोनों पीपीई किट के बगैर बाहर आ चुके होते हैं, लेकिन हैरत की बात ये होती है कि उन्हें किसी किस्म की तकलीफ महसूस नहीं हो रही होती। इसका मतलब साफ था कि अब वो बगैर सूट के भी बाहर सरवाइव कर सकते थे। लेकिन उसी लम्हे अचानक कुछ लोग उन्हें गन पॉइंट पर ले लेते हैं। असल में यही वो लोग होते हैं जिन्होंने पहले सिमोन को बाहर घूमते देखा था, और जब वो वापस बंकर में आई थी तो इन्हीं लोगों ने ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी थी ताकि दोनों को हॉस्टेज बनाकर अंदर का रेशन लूटा जा सके। वो लोग सिमोन और रैस्मस को गन पॉइंट पर बंकर के कमरे में बंद कर देते हैं और खुद खाने पीने का सामान ढूंढने लगते हैं। लेकिन चूंकि सिमोन और रैस्मस का रेशन पहले ही खत्म हो चुका होता है, इसलिए उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। ये देखकर उनका लीडर मार्टिन गुस्से में आ जाता है और सिमोन और रैस्मस को बंद करके वहाँ से जाने लगता है। अगर वो अंदर ही बंद रहते तो उनकी जान यकीनी तौर पर चली जाती। इसीलिए सिमोन एक शीशे पर लिख कर बताती है कि उसे मालूम है कि खाने का स्टॉक कहाँ मिल सकता है। ये लिखने के बाद वो जानबूझकर वो पैड तोड़ देती है जिसमें बाकी बंकर्स का नक्शा मौजूद होता है। अब मार्टिन के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, क्योंकि अगर उसे रेशन चाहिए था तो सिमोन और रैस्मस को बाहर निकालना ही पड़ता, क्योंकि बाकी जगहों की लोकेशन सिर्फ सिमोन के दिमाग में थी। इसी दौरान मार्टिन की नजर सिमोन पर पड़ती है और वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है जब वो एक सोल्जर हुआ करता था। उसी वक्त उसे एक हुक्म मिला था कि वो एक ब्रिज पर तैनात रहकर मार्टिन उस शहर से किसी को बाहर जाने नहीं देता ताकि इन्फेक्शन फैले नहीं। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो इसका मतलब आपको कहानी पसंद आ रही है, इसलिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। लेकिन एक दिन ड्यूटी के दौरान मार्टिन को एक औरत दिखती है जो अपने बच्चे को गोद में लेकर ब्रिज के नीचे से दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रही थी। मार्टिन उसे रोकने के लिए हवा में कई शॉट्स फायर करता है, लेकिन औरत नहीं रुकती। वो हिम्मत से शहर के बाहर निकल जाती है। उस वक्त मार्टिन ने उस पर दया दिखाई और गोली नहीं चलाई। कुछ देर बाद उसके साथियों ने उसे पास के टेंट में बुलाया जहां सारे सोल्जर्स मौजूद थे। वहां जाकर मार्टिन को पता चलता है कि वही औरत इन्फेक्टेड थी और उसके जाने के बाद टेंट में कई लोग इन्फेक्शन की वजह से मर चुके थे। ये सुनकर मार्टिन टूट जाता है। उसके आखिरी साथी की मौत के साथ ही उसका सब्र भी खत्म हो जाता है। उसी पल उसने ठान लिया कि अब वो किसी पर भरोसा नहीं करेगा, चाहे हालात कैसे भी हों। अब
उसके लिए सर्वाइवल ही सबसे बड़ा नियम था। इतनी बातें याद करने के बाद मार्टिन प्रेजेंट टाइम में वापस आता है और सिमोन की डील को एक्सेप्ट करने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन उनके पास खाने का कुछ भी नहीं बचा और बिना फूड के वो ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये सोचकर आखिरकार मार्टिन को सिमोन की बात माननी पड़ती है। वो सिमोन और रैस्मस को आजाद कर बाहर ले जाता है। कई सालों बाद जब सिमोन और रैस्मस बंकर से बाहर निकलते हैं तो बाहर की हवा और रोशनी देखकर उनके चेहरे पर राहत झलकती है। इतने लंबे समय बाद बाहर आना उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। थोड़ी देर बाद जब वे मार्टिन और उसकी टीम से बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अब दुनिया में फूड और वाटर इतनी कम हो गई है कि लोग जिंदा रहने के लिए इंसानों को मारकर खा रहे हैं। ये सुनकर सिमोन और रैस्मस दोनों के होश उड़ जाते हैं। तभी अचानक कुछ दूर एक और ग्रुप नजर आता है जो अपने थर्मल सेंसर ड्रोन से इलाके में इंसानों को ढूंढ रहे हैं ताकि उन्हें पकड़कर मार सकें। ये देखते ही मार्टिन ने सबको एल्यूमिनियम फॉइल से ढक दिया ताकि उनकी बॉडी ही ड्रोन कैमरे में दिखाई ना दे। लेकिन पास में ही दो और सर्वाइवर्स मौजूद थे, जिनमें से एक लड़की भागते हुए सिमोन और बाकी सबके सामने आ जाती है। सिमोन उस लड़की की मदद करना चाहती है लेकिन मार्टिन साफ मना कर देता है। वो कहता है कि किसी अजनबी की मदद करना उनकी पूरी टीम के लिए रिस्क बन सकता है। पर उसी वक्त उसकी टीम में मौजूद लड़की मार्टिन की बात न मानते हुए सिमोन का साथ देने लगती है। दोनों ने बगैर सोचे उस औरत की जान बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ लगाई। वो औरत भागते भागते एक छोटी सी रिवर के पास फिसल गई और नीचे गिर गई। पीछे से कुछ लोग उसे मारने ही वाले थे, लेकिन उसी वक्त मार्टिन वहां पहुंच गया और फौरन दोनों आदमियों को शूट कर दिया। चाहे कुछ भी हो, मार्टिन अपनी टीम का साथ कभी नहीं छोड़ता। लेकिन पानी में गिरने की वजह से वो औरत इन्फेक्टेड हो चुकी थी, जिसे देखकर मार्टिन मजबूर होकर उसे भी शूट कर देता है। सिमोन के लिए ये सब बहुत बड़ा शौक था। उसी वक्त उसे समझ आया कि जमीन पर रहना तो महफूज है, लेकिन बारिश या रखी हुई पानी के कांटेक्ट में आना अब भी बहुत खतरनाक है। यहाँ तक कि थोड़ा सा भी कांटेक्ट उन्हें इन्फेक्टेड कर सकता है। इस वाकये के बाद सिमोन सबको लेकर एक और बंकर की तरफ निकलती है, जिसकी लोकेशन उसे याद थी। वहां पहुंचने में उन्हें तकरीबन एक दिन लगने वाला था। रात होने से पहले सब एक पास के घर में रुकने का फैसला करते हैं। घर के अंदर उन्हें कुछ मुर्दा हंटर्स के हथियार, कपड़े और थोड़ा सा सामान मिलता है। इसके अलावा कुछ बॉटल्स में क्लीन वाटर भी मौजूद थी। ये देखकर जॉन अपनी बीमार साथी लीला को पानी पिलाता है। उनकी एक दूसरे के लिए केयर देखकर सिमोन के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। पहले तो वो सिर्फ इनके साथ रहकर अगले बंकर तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन अब उसे महसूस होता है कि ये लोग खराब नहीं हैं। आहिस्ता आहिस्ता सिमोन का दिल वाकई मार्टिन और उसकी टीम की मदद करने के लिए तैयार होने लगता है। अगली सुबह सब दोबारा सफर शुरू करते हैं। रास्ते में अचानक रैस्मस का पैर पानी से भरे गड्ढे में जा फंसता है। ये देखते ही मार्टिन फौरन अपनी गन निकालता है और शूट करने वाला होता है, लेकिन इसी वक्त सिमोन बीच में आकर मार्टिन के सामने खड़ी हो जाती है और उसे रोक लेती है। वो फौरन रैस्मस का जूता उतारती है और उसकी सॉक्स चेक करती है। हैरानी की बात यह थी कि वो पूरी तरह ड्राई थी। इसका मतलब था कि रैस्मस के शूज वाटरप्रूफ थे और उसे किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं हुआ था। ये देखकर मार्टिन ने सांस का सुकून लिया और अपनी गन नीचे कर दी। फिर सब मिलकर अपनी जर्नी दोबारा जारी रखते हैं और आखिरकार दूसरे बंकर तक पहुंच जाते हैं। सिमोन के फिंगरप्रिंट से दरवाजा खुल जाता है। अंदर का मंजर देखकर सबके चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। वहां खाने पीने का इतना राशन था कि वो सालों तक आराम से जी सकते थे। सब खुशी से झूम उठते हैं और पेट भरकर खाना खाते हैं। लेकिन सिमोन को अंदर कुछ बेचैनी महसूस होती है, क्योंकि उसे मार्टिन और उसकी टीम पर पूरा भरोसा नहीं था। पता नहीं कब वो उसे नुकसान पहुंचा दे। इस बारे में जब वो सीधा मार्टिन से बात करती है तो मार्टिन उसे समझाता है कि सिमोन पिछले 6 इयर्स से बंकर में थी, इसलिए उसे बाहर की दुनिया और लोगों के हालात का कोई अंदाजा नहीं। मार्टिन दरअसल एक अच्छा इंसान था, लेकिन प्रेजेंट टाइम ऐसा था कि किसी पर भरोसा करना आसान नहीं था। फिर भी सिमोन ने उसकी वार्निंग को नजरअंदाज किया और अंदर बंकर में चली गई। वहां वो देखती है कि एक फोन चार्ज हो रहा है, जिस पर उस और रैस्मस की चाइल्डहुड की फोटो लगी हुई थी। ये फोन दरअसल सिमोन के वालिद फ्रेडरिक का था, जो पुराने बंकर से निकलकर इस नए बंकर में कुछ वक्त के लिए आए थे। सिमोन फौरन रैस्मस के साथ फोन को चेक करती है। वहां उसे फ्रेडरिक की एक वीडियो मिलती है, जिसमें वो बताता है कि वो स्वीडन के एक हेडक्वार्टर जा रहा है इस इन्फेक्शन का क्योर या एंटीडोट बनाने के लिए। सिमोन के दिमाग में फौरन ख्याल आता है कि शायद उसके वालिद अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो रैस्मस के साथ स्वीडन के उस हेडक्वार्टर जाने का फैसला करती है। सिमोन ने ये बात मार्टिन को भी बताई और उम्मीद की कि वो उनकी मदद करेगा, लेकिन मार्टिन साफ इनकार कर देता है। उसका कहना था कि बंकर में उन्हें कोई खतरा नहीं था, जबकि स्वीडन के हेडक्वार्टर पहुंचने के लिए उन्हें शहर के बीच से गुजरना पड़ेगा, जहां कितने हंटर्स छिपे होंगे कोई नहीं जानता। मार्टिन सोचता था कि ये बहुत रिस्की हो सकता है। मार्टिन ये भी सोच रहा था कि वैसे भी फ्रेडरिक की वीडियो 6 साल पुरानी थी और शायद अब तक वो मुर्दा हो चुके हों। अगर वो एंटीडोट बनाने में कामयाब हो जाते तो मार्टिन को यकीनन इसके बारे में पता चल जाता। लेकिन सिमोन ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और कुछ दिन का राशन लेकर रैस्मस के साथ बंकर से निकल गई। बीट भी जॉन और लीला के साथ उनके पीछे चलने का फैसला करती है, क्योंकि वो वाकई सिमोन का साथ देना चाहती थी। लीला खुद ये समझ चुकी थी कि सिमोन की वजह से ही वो इस बंकर
तक आकर महफूज रही। दरअसल पहले मार्टिन और पैट्रिक खुद भी लीला, जॉन और बीट को मारने वाले थे। उस वक्त वो तीनों मार्टिन और पैट्रिक को नहीं जानते थे और सिर्फ एक ग्रुप में फंसे हुए थे। मार्टिन और पैट्रिक ने उन्हें लूटने के लिए पकड़ा था, लेकिन बीट ने अपनी जान बचाने के लिए उन्हें अपने छिपे हुए सेफ प्लेस के बारे में बता दिया। वहाँ उन्होंने काफी दिनों तक फूड रखा हुआ था। मार्टिन इन पांचों के साथ इस जगह पर जाता है। वो सब वहाँ खाना खाते हैं और वाकई साथ रहना उनके लिए अच्छा महसूस होता है। रात में बीट मार्टिन से दरख्वास्त करती है कि वो उन्हें प्रोटेक्शन फराहम करे। मार्टिन इस पर राजी हो जाता है और तब से वो सब साथ रहने लगते हैं। प्रेजेंट टाइम में सिमोन और रैस्मस को ये नहीं मालूम था कि जॉन, लीला और बीट उनके पीछे हैं। वो शहर के करीब पहुंचते हैं। रास्ते में उन्हें एक बस नजर आती है जो आगे के रास्ते को ब्लॉक कर रही थी। दोनों थक चुके थे, इसलिए बस में थोड़ी देर आराम करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें बाहर कुछ लोगों की शैडोज दिखाई देती हैं। दोनों खौफ से साकित हो जाते हैं। फिर पता चलता है कि वो लोग बीट, जॉन और लीला थे। सिमोन को ये लोग बहुत अच्छे लगते हैं और वो उन्हें बंकर में सेफ रहने के लिए कहती है, लेकिन तीनों फैसला करते हैं कि वो सिमोन के साथ ही रहेंगे। वो करीब के किसी सेफ प्लेस पर पहुंचते हैं और खाना खाते हैं, लेकिन अचानक वहां बहुत सारे हंटर्स आ जाते हैं। उन्हें फौरन वहां से निकलना पड़ता है। भागते हुए सिमोन अलग हो जाती है और रोड पर एक ग्रिल के पास पहुंचती है जिस पर कई मिसिंग पर्सन्स के पोस्टर्स लगे होते हैं। ये देखकर सिमोन को बहुत बुरा लगता है। ग्रिल के दूसरी तरफ वो एक छोटा बच्चा देखती है जो अकेला था, जिसकी हालत बहुत खराब थी। आसमान पर काली घटाएं छा चुकी थीं और जल्द ही शदीद बारिश शुरू होने वाली थी। अगर वो बारिश में भीग जाते तो चंद मिनटों में ही जान से जाते। इसलिए सिमोन फौरन बच्चे को उठाकर नजदीक की एक बिल्डिंग में ले जाती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि बच्चा भूख की शिद्दत से कुछ पेन किलर्स खा रहा था। ये देखकर सिमोन का दिल भर आता है। वो जल्दी से अपने बैग से कुछ खाना निकालकर बच्चे को दे देती है। उस वक्त बच्चे का वालिद भी वहां पहुंच जाता है। जब वो बच्चा सिमोन के हाथ से खाना खाता देखता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो बार बार सिमोन का शुक्रिया अदा करता है। वो आदमी बताता है कि अगर उसके बेटे की हालत इतनी खराब ना होती तो वो ये टाउन बहुत पहले छोड़ चुका होता। वो सिमोन को खबरदार करता है कि ये टाउन खतरनाक लोगों से भरा है और उसे फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। दरअसल टाउन के करीब एक डॉक्टर था जो लोगों का इलाज करता था और यही आदमी अपने बेटे का इलाज करवा रहा था। ये सब सुनकर सिमोन बच्चे और वालिद को थोड़ा और खाना दे देती है ताकि वो कुछ दिन और गुजार सकें और जैसे ही बच्चा बेहतर हो जाए वहाँ से निकल जाए। वो आदमी दिल से सिमोन का शुक्रिया अदा करता है और बारिश रुकने के बाद अपने बच्चे के साथ बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं। बच्चे के हाथ में खाना देखकर वो लोग दीवानों की तरह उस पर हमला कर देते हैं और चंद लम्हों में वालिद और बेटा दोनों मार दिए जाते हैं। ये देखकर सिमोन खौफजदा हो जाती है और किसी तरह वहाँ से भागकर एक बेकरी में पहुँचती है जहाँ उसके बाकी साथी मौजूद थे। उसी वक्त एक आदमी अंदर आता है और अचानक रास्मुस की गर्दन पर चाकू रख देता है और सिमोन और बाकी सबसे सारे खाने की मांग करता है। सब घबरा जाते हैं। इसी लम्हे मार्टिन और पैट्रिक वहाँ पहुँच जाते हैं और उस आदमी को गन पॉइंट पर काबू कर लेते हैं। रास्मुस की जान बच जाती है। मार्टिन और पैट्रिक को देखकर बैट्रिस और बाकी सब खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि ये दोनों उन्हें ढूंढ कर आएंगे। दरअसल बैट्रिस के जाने के बाद से मार्टिन बहुत बेचैन था क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा था, लेकिन वहाँ मौजूद आदमी अपनी जान बचाने के लिए रास्मुस को छोड़कर फरार हो जाता है। सब खौफजदा हो जाते हैं और रास्मुस को संभालने लगते हैं। तब सिमोन बताती है कि करीब एक बंकर है जहाँ रास्मुस का इलाज हो सकता है। सब रास्मुस को एक शॉपिंग कार्ट में डालकर उस बंकर की तरफ निकलते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि बंकर का दरवाजा पहले से टूटा हुआ था और अंदर का सारा खाना और जरूरी सामान गायब था। अब उनके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा और रास्मुस की हालत भी खराब थी। मार्टिन जल्दी से उसके जख्म पर डक टेप लगाता है ताकि खून रुक सके। जब रैस्मस सो जाता है तो मार्टिन सिमोन से बात करता है और उसे मैप पर एक लोकेशन दिखाता है। वहाँ एक बड़ी वॉल थी जो पहले टाउन बॉर्डर का हिस्सा नहीं थी लेकिन शायद बाद में बनाई गई थी। उसे देखकर साफ समझ आता है कि उस वॉल के अंदर का इलाका क्वारंटीन जोन में बदल दिया गया है। मार्टिन बताता है कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो इस क्वारंटीन जोन के बाहर जाना होगा। ये सुनकर सिमोन को भी लगता है कि मार्टिन सही कह रहा है और वो उसके प्लान में साथ देने को तैयार हो जाती है। लेकिन पहले उसे अपने भाई रैस्मस को ठीक करना था और अपने फादर फ्रेडरिक को ढूंढना था। इसलिए वो डिसाइड करती है कि पहले पास वाले डॉक्टर के घर जाएं जो एक पुराने ब्रिज को क्रॉस करने के बाद था। अब उस ब्रिज पर जाना बहुत बड़ा रिस्क था क्योंकि वहाँ चारों तरफ हंटर्स मौजूद थे। सिमोन और बाकी सब ने एक प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक सिमोन जानबूझकर ब्रिज की तरफ भागती है ताकि हंटर्स का अटेंशन उसकी तरफ हो। कुछ देर में कुछ ड्रोन्स उसकी लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं और हंटर्स उसे पकड़ने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। सिमोन उन्हें दौड़ाते हुए एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर ले जाती है जहां पहले से मार्टिन और बाकी सब हाइड हुए थे। जैसे ही हंटर्स फैक्ट्री में पहुंचते हैं मार्टिन और उसकी टीम उन्हें गन पॉइंट पर पकड़ लेते हैं। अब मार्टिन उनसे उनके बाकी टीममेट्स और बेस के बारे में सवाल करता है लेकिन वो कुछ भी बताने से इनकार कर देते हैं। मार्टिन का गुस्सा बढ़ जाता है और वो उन्हें मारने का फैसला करता है। सिमोन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो चाहती थी कि मार्टिन किसी की जान न ले ताकि उन और हंटर्स के दरमियान फर्क कायम रहे, लेकिन मार्टिन उसकी नहीं सुनता। तब जीन उन हंटर्स में से एक
के हाथ पर टैटू नोटिस करता है। वो टैटू देखकर उसका चेहरा बदल जाता है। वो बगैर कुछ कहे मार्टिन से कहता है कि इन लोगों को खत्म कर दो और खुद वहां से बाहर चला जाता है। बाकी सब समझ ही नहीं पाते कि जीन ने ऐसा क्यों कहा। कुछ देर बाद मार्टिन बाकी सबको भी बाहर भेज देता है। बाहर निकलते ही 3 गन शॉट्स की आवाज गूंजती है। सब समझ जाते हैं कि मार्टिन ने उन हंटर्स को मार दिया है। कुछ देर बाद मार्टिन बाहर आता है और सबको हंटर की जीप में बैठने को कहता है और वो वहां से निकल पड़ते हैं। ब्रिज क्रॉस करते हुए वो डॉक्टर के घर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन माहौल बहुत संगीन था। सिमोन और बाकी सबका मूड मार्टिन के किलिंग नेचर की वजह से खराब हो चुका था, मगर सबसे ज्यादा परेशान जीन था, क्योंकि वो अब भी उसी टैटू वाले आदमी के बारे में सोच रहा था। इसी लम्हे कहानी कुछ साल पीछे चली जाती है, जब जीन किसी तरह उस डेडली रेन से बचा था। वो कई दिनों से बगैर खाना और पानी के भटक रहा था और वीकनेस की वजह से चलते चलते बेहोश होकर गिर गया। तब एक लड़की आती है और उसे देखकर फौरी अपने घर ले जाती है। उस घर में लड़की की पूरी फैमिली रहती थी। वो लोग जीन को खाना खिलाते हैं, उसका ख्याल रखते हैं और फिर उसे अपने साथ घर में रहने का ऑफर देते हैं। जीन जो तवीर अरसे से अकेला था, खुशी खुशी मान जाता है। कुछ दिनों बाद उसे पहली बार महसूस होता है कि जिंदगी फिर से ठीक हो सकती है। लेकिन एक दिन अचानक बाहर से हंटर्स की गाड़ियों की आवाज आती है। लड़की का फादर सबको संभालता है और जल्दी से जीन और अपनी डॉटर को पास के एक शेड में छुपा देता है। बाहर से गोलियों की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। हंटर्स उस आदमी की वाइफ को मार देते हैं और थोड़ी देर बाद वो आदमी भी उनके हाथों मारा जाता है। जीन छुपकर सब कुछ देख रहा था और इसी दौरान उसकी नजर उसी टैटू पर पड़ती है। लड़की अपने फादर की चीख सुनकर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन जीन फौरन उसका मुंह बंद कर देता है ताकि वो दोनों पकड़े न जाएं। जब हंटर्स वहां से चले जाते हैं और जीन उसका हाथ हटाता है तो उसे एहसास होता है कि लड़की अब सांस नहीं ले रही। इसी वजह से जीन उस फैक्ट्री वाले आदमी को मारने को कहता है, क्योंकि उसे अंदाजा होता है कि वही शख्स था जिसने उस खानदान को मार डाला था जिसने उसकी जान बचाई थी। जीन माजी की उस सिचुएशन से शॉक में आ जाता है। वो बाहर आता है, अपने फादर और डॉटर की डेड बॉडीज को रिस्पेक्ट के साथ दफनाता है, लेकिन अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुका होता है और खुद को मारने का सोचता है। उसी वक्त लिया और बिएट्रिस वहां पहुंचती हैं और जीन को अपने ग्रुप में शामिल कर लेती हैं। प्रेजेंट टाइम में जीन ये सब सोचकर बहुत परेशान था। थोड़ी देर बाद सब उस जगह पहुंचते हैं जहां डॉक्टर का घर था, लेकिन वहां काफी सारे घर होने की वजह से डॉक्टर को ढूंढना मुश्किल था। ड्रोन की मदद से वो किसी तरह उस घर का पता लगाते हैं। जैसे ही वो घर के करीब पहुंचते हैं, डॉक्टर गन के साथ बाहर आती है और सबको गन पॉइंट पर ले लेती है। सिमोन किसी तरह उसे काम करवा लेती है और रैस्मस की हालत दिखाती है। रैस्मस को देखकर डॉक्टर मदद करने के लिए मान जाती है। वो सबको अंदर ले जाती है और रैस्मस के जख्म पर स्टिचेस लगाती है, जिससे उसकी हालत पहले से बेहतर हो जाती है। बातों बातों में सिमोन को पता चलता है कि पहले इस डॉक्टर का हस्बैंड और 2 डॉटर्स भी थे, लेकिन पहली रेन के दौरान उसने सबको खो दिया था। तब से वो अकेली रह गई थी और जो भी उसके पास मदद के लिए आया वो सबके लिए खतरा साबित हुआ। सिमोन भी उसे अपने फादर फ्रेडरिक के बारे में बताती है। ये सुनकर डॉक्टर एक पल के लिए हैरान रह जाती है। इसके बाद वो दोनों को अपने घर के पास एक पुराने बंकर में ले जाती है, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसे बंकर में वो पहले रह चुकी थी। यानी ये साफ था कि डॉक्टर भी पहले फ्रेडरिक की कंपनी में काम कर चुकी थी। अंदर जाकर डॉक्टर रैस्मस को ठीक करने के लिए एक इंजेक्शन लगाने लगती है। इसी वक्त सिमोन उसे फ्रेडरिक के बारे में पूछती है, लेकिन डॉक्टर कहती है कि उसे ऐसे किसी आदमी के बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर सिमोन कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि फ्रेडरिक तो कंपनी के सबसे पुराने साइंटिस्ट्स में से एक थे। सब लोग उन्हें जानते थे। वो डॉक्टर से सच्चाई जानने की कोशिश करती है, जिस पर डॉक्टर बताती है कि उसे फ्रेडरिक से नफरत है। दरअसल फ्रेडरिक के एक एक्सपेरिमेंट की वजह से ये रेन वायरस फैला था, जिसने डॉक्टर की पूरी फैमिली को मार दिया था, और यही वजह थी कि अब वो सिमोन और रैस्मस दोनों को उस बंकर में लाकर मारने वाली थी। ये सुनकर सिमोन के तो होश उड़ जाते हैं। वहीं बाहर मार्टिन और बाकी सब बातें कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें कुछ गाड़ियों की आवाजें सुनाई देती हैं। वो हंटर्स की गाड़ियां थीं, वही हंटर्स जिन्हें सिमोन ने जिंदा छोड़ने की बात की थी। अब जीन ये देखकर गुस्से में आ जाता है और गन उठाकर सीधे उस टैटू वाले बंदे को मार देता है। ये देखकर बाकी सब उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। मार्टिन भी जवाबी फायर करने वाला होता है, लेकिन पैट्रिक उसे रोक देता है, क्योंकि अभी उनके पास लोगों की तादाद बहुत कम थी और हंटर्स की तादाद ज्यादा थी। इसलिए वो लोग फिलहाल पीछे हटने और बाद में जीन को बचाने का प्लान बनाते हैं। पैट्रिक और मार्टिन फौरन सिमोन और रैस्मस को ढूंढने निकल पड़ते हैं। जल्द ही वो उस बंकर तक पहुंच जाते हैं, जहां सिमोन किसी तरह डॉक्टर को रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जब डॉक्टर नहीं रुकती तो पैट्रिक मजबूर होकर उसे शूट कर देता है और डॉक्टर वहीं मर जाती है। इसके बाद सब वापस किसी सेफ जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में पैट्रिक को मार्टिन पर गुस्सा आता है कि उसने वो हंटर जिंदा क्यों छोड़े थे, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो जीन आज उनके साथ होता। मार्टिन को भी इस बात का पछतावा था, लेकिन वो पैट्रिक के सामने कुछ नहीं कहता। रात में जब सब आराम करने रुकते हैं तो सिमोन उसके पास आती है और कहती है कि गलती उसकी भी थी। अगर वो मार्टिन को उन लोगों को छोड़ने को नहीं कहती तो शायद जीन अब भी जिंदा होता। मार्टिन उसे माफ कर देता है और दोनों तय
तय करते हैं कि आगे के सफर में अब हर कोई अपने अपने तरीके से जिएगा, क्योंकि इस टूटे हुए संसार में भरोसा और इंसानियत अब लगभग खत्म हो चुकी थी। अगली सुबह जब वे लोग जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते हुए जीन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं। बारिश कभी भी शुरू हो सकती थी, इसलिए सब घबराकर किसी शेल्टर की तलाश करने लगते हैं। लेकिन आसपास कोई भी जगह मौजूद नहीं थी, जिसका मतलब साफ था कि अगर बारिश शुरू हो गई तो शायद अब वे सब जिंदा नहीं बचेंगे। पर मार्टिन किसी तरह एक पुराना मैंशन ढूंढ लेता है जहां जाकर वे लोग बारिश से बच सकते थे। मगर जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, अचानक कुछ अजनबी लोग आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। मार्टिन तुरंत अपनी गन निकालकर उन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वे लोग गन से भी नहीं डरते थे। तभी उनके सामने उनका लीडर एलेक्स आता है और कहता है कि वो लोग किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए, बल्कि मदद करने आए हैं। और कोई रास्ता ना होने की वजह से वे अपनी टीम के साथ एलेक्स के घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुंचकर वे देखते हैं कि वहां एलेक्स जैसे और भी लोग रहते थे, जिनके पास ना खाने की कमी थी ना ही पानी की। एलेक्स उन्हें एक कमरा देता है ताकि वे आराम कर सकें। मार्टिन और बाकी सब थोड़ा डरते हुए अंदर जाते हैं और वहीं रात बिताते हैं। अगली सुबह उनके पास एक बूढ़ी औरत कैरन आती है, जो वहां की बाकी सारी चीजें संभालती थी। वो मुस्कुराते हुए सबको बाथरूम की तरफ ले जाती है ताकि वे नहा सकें। रास्ते में सिमोन और पैट्रिक देखते हैं कि कैरन और बाकी लोग अपने बैकयार्ड में ही सब्जियां उगा रहे हैं। कैरन उन्हें एक टमाटर खाने के लिए देती है, लेकिन सबको डर था कि कहीं उसमें कुछ गड़बड़ ना हो। कैरन खुद वो टमाटर खाकर दिखाती है और जब उसे कुछ नहीं होता तो बाकी सब भी थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाते हैं। फिर वो सबको नहलाने के लिए पानी दिखाती है, लेकिन क्योंकि पानी टॉक्सिक हो सकता था, इसलिए कोई भी उसमें उतरने की हिम्मत नहीं करता। कैरन फिर खुद पानी में उतरती है और जब उसे कुछ नहीं होता तो धीरे धीरे बाकी सब भी मजे से नहाने लगते हैं, सिवाय मार्टिन के। मार्टिन को अब भी इन लोगों पर भरोसा नहीं था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि इतने बुरे समय में इनके पास इतना ताजा खाना, पानी और मांस आखिर आ कहां से रहा था। इसलिए वो अकेला ही पूरे मैंशन का चक्कर लगाने निकल पड़ता है। काफी देर तक इधर उधर देखने के बाद भी उसे कुछ खास नहीं दिखता। वो वापस घर लौट आता है, जहां बियाट्रिस, लिया और पैट्रिक को बाकी सबके साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए देखता है। ये देखकर उसका शक और बढ़ जाता है। मार्टिन सीधा एलेक्स के पास जाकर पूछता है कि इतने बुरे समय में जब आसपास जानवर भी नहीं बचे तो इनके पास इतना ताजा मीट आखिर आता कहां से है। एलेक्स बस मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि वो सिर्फ उनकी मदद कर रहा है और अब उन्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन मार्टिन को उसकी बातें बिल्कुल बनावटी लगती हैं। वो धीरे धीरे नीचे बेसमेंट की तरफ जाने लगता है, जहां से उसे मीट काटने की आवाजें आ रही होती हैं। मार्टिन दरवाजे तक पहुंचता है और अंदर जाने ही वाला होता है कि अचानक एक वर्कर उसके सामने आ जाता है। मार्टिन तुरंत बहाना बना देता है कि वो वॉशरूम ढूंढ रहा था और फिर वापस ऊपर चला जाता है। ऊपर पहुंचकर वो तुरंत सिमोन को सब कुछ बता देता है। मार्टिन के हिसाब से ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं थी और उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन सिमोन अभी भी रैस्मस का इलाज पूरा करवाना चाहती थी, क्योंकि उसकी तबीयत फिर से बिगड़ने लगी थी। इसी वजह से वो मार्टिन से थोड़ी देर रुकने को कहती है और खुद रैस्मस को लेकर मैंशन में काम करने वाले डॉक्टर हाइडी के पास चली जाती है। इस दौरान जब हाइडी को सिमोन और रैस्मस के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत रैस्मस को एंटीबॉडी इंजेक्शन लगाने का सजेशन देता है। वो बिना देर किए एक सिरिंज भी निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही सिमोन की नजर उस सिरिंज पर पड़ती है वो तुरंत सतर्क हो जाती है और हाइडी को रोक देती है। वो सिरिंज बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे पहले वो फीमेल डॉक्टर रैस्मस को लगाने वाली थी। हाइडी कुछ पल के लिए चौंक जाता है, लेकिन फिर सिमोन की बात मान लेता है और रैस्मस को सिर्फ नॉर्मल मेडिकेशन दे देता है। इलाज खत्म होने के बाद सिमोन चुपके से वही सिरिंज चुरा लेती है। जब वो उस सिरिंज को पहले वाली फीमेल डॉक्टर की सिरिंज से कंपेयर करती है तो दोनों बिल्कुल एक जैसी निकलती हैं। दोनों पर एक ही कंपनी का लोगो लगा होता है, वही कंपनी जहां सिमोन के फादर फ्रेडरिक काम किया करते थे। ये देखकर सिमोन के दिमाग में सवालों की बाढ़ आ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर हाइडी और उसके फादर की कंपनी के बीच क्या कनेक्शन हो सकता है। इसी वजह से वो सीधा हाइडी के पास जाकर फ्रेडरिक के बारे में पूछती है। सिमोन को गुस्सा भी आ रहा होता है, क्योंकि अब उसे धीरे धीरे समझ आने लगा होता है कि इस पैंडेमिक के फैलने के पीछे उसी कंपनी का हाथ था और आज भी लोग उसी कंपनी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइडी कुछ जवाब देने ही वाला होता है कि तभी एलेक्स वहां आ जाता है और बीच में बोल पड़ता है। वो सिमोन को शांत करने की कोशिश करता है और उसे वहां से बाहर भेज देता है। थोड़ी देर बाद जब सिमोन अपने साथियों के पास वापस आती है तो वो सारी बात मार्टिन को बता देती है। ये सुनकर मार्टिन का शक और गहरा हो जाता है और अब वो वहां से जितनी जल्दी हो सके निकलने का प्लान बनाना शुरू कर देता है। लेकिन सिमोन किसी भी हालत में वहां से जाना नहीं चाहती थी। वो ये सच जानना चाहती थी कि इन लोगों का उसके फादर की कंपनी से आखिर क्या रिश्ता है। सिमोन के इस फैसले से सब कुछ और भी ज्यादा डेंजरस होने वाला था। आखिर क्या रिश्ता है सिमोन के इस फैसले से? मार्टिन थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन बाकी सबको तो वहां का माहौल काफी अच्छा लग रहा था। लिया तो धीरे धीरे उस जगह के लोगों से घुल मिल भी चुकी थी। उसे कैरन के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगने लगा था, क्योंकि कैरन उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती थी। कैरन की असली बेटी पहली बारिश के समय मारी गई थी और ये सुनकर लिया का दिल भर आता है। कैरन की बातों से भावुक होकर लिया रोने लगती है और धीरे धीरे वो अपना दर्द उसके साथ बांट देती है। वो बताती है कि फर्स्ट रेन से एक दिन पहले उसने अपनी माँ की मना करने के बावजूद अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाने का फैसला किया था, लेकिन उसी पार्टी में कुछ लोगों ने उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिला दी और फिर
फिर उसके साथ गलत हरकत की। इसके बाद उन्होंने उसका वीडियो ऑनलाइन डाल दिया। उसकी माँ ने वो वीडियो देख लिया था। गुस्से और दुख में उसने लिया को फोन करके बहुत कुछ सुनाया। लिया सोच रही थी कि काश जिन लोगों ने उसके साथ ये सब किया वे सब के सब मर जाएं। किस्मत ने भी जैसे उसकी बात सुन ली। थोड़ी ही देर बाद बारिश शुरू हो गई और गार्डन में पार्टी कर रहे सभी लोग उसी बारिश में मारे गए। लिया ने तुरंत अपनी माँ को फोन करके घर के अंदर आने को कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी माँ भी बारिश की चपेट में आ चुकी थी। उस दिन के बाद से लिया पूरी तरह अकेली हो गई थी, लेकिन अब कैरन के स्नेह से उसे पहली बार फिर से अपनापन महसूस हो रहा था। कैरन ने फिर उसे अपने घर की एक सेरेमनी के बारे में बताया, एक छोटी सी रिचुअल जिसमें हिस्सा लेने वाले को ही इस घर का हिस्सा माना जाता था। ये सुनकर लिया ने वहाँ हमेशा के लिए रहने का फैसला किया और अपने बाकी साथियों के साथ उस सेरेमनी में शामिल होने का फैसला किया। लेकिन मार्टिन ने उस सेरेमनी में हिस्सा नहीं लिया। वो अब भी उस घर में मीट के असली सोर्स के बारे में जानना चाहता था। रात होने पर जब सब लोग सेरेमनी में व्यस्त थे, तब मार्टिन धीरे से नीचे उस रूम में जाता है जहाँ पर हर दिन मांस काटा जाता था। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, एक टेबल, कुछ टूल्स और फ्रीजर। लेकिन जब उसने पास रखे एक बड़े फ्रीजर का दरवाजा खोला तो उसके सामने जो नजारा था उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। अंदर एक मरे हुए इंसान की डेड बॉडी टंगी हुई थी, जैसे कोई जानवर काटा गया हो। गुस्से और डर के साथ वो ऊपर की ओर जाता है जहाँ सेरेमनी हो रही थी। अब जानना ये था कि इस मैंशन का राज क्या है और क्या वो लोग जीन को ढूंढ पाएंगे। मैंशन के लोग क्या उन्हें जिंदा छोड़ेंगे? जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले डेली वीडियो में।